आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 24 मार्च 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, मिस्र ने इसराइल हमास सीज फायर के लिए पेश किया नया प्रपोजल, हमास तैयार। ईरान ने कहा, हमारी डिफेंस पावर मुकम्मल तौर पर इंडिजिनस, दूर तक कर सकते हैं मार। मिस्र की एयर डिफेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया, आखिर किस बात का है इनपुट। लेबनान के साथ खड़ा होगा यमन, हाउथी लीडर का बयान। सीरिया में असद के वक्त के हुकूमत का एक अहम अफसर गिरफ्तार, IRGC से ताल्लुक का इल्जाम। और अमेरिका साउथ कोरिया के मिलिट्री ड्रिल पर भड़का नॉर्थ कोरिया, कहा यह हमारे खिलाफ न्यूक्लियर वॉर रिहर्सल की शुरुआत। गुड इवनिंग। शो की शुरुआत करते हैं। मिस्र ने इसराइल हमास सीज फायर वापस ट्रैक पर लाने के लिए बड़ी कोशिश शुरू कर दी है, एक प्रपोजल पेश किया है। मिस्र ने नई तजवीज़, नया प्रपोजल दिया है जिससे इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर वापस बहाल हो सके और गजा में कत्ल गारत का सिलसिला रुक सके। मिस्री ऑफिशियल्स के मुताबिक हमास 5 जिंदा होस्टेजेस को रिहा करेगा, जिनमें एक अमेरिकन इजरायली भी शामिल होगा। बदले में इसराइल गजा स्ट्रिप में इंसानी मदद भेजने और जंग में चंद हफ्तों के वक्फा देने पर राजी होगा, यानी कुछ हफ्तों के लिए गजा पर हमले नहीं होंगे, पॉज हो जाएगा। इस दरमियान सीज फायर को आगे खींचने के लिए मीटिंग्स होंगी। इसके अलावा इसराइल भी कई फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, ये इस नए प्रपोजल की तजवीज़ है। हमास भी मिस्र के इस प्रपोजल से खुश है, क्योंकि इसमें वक्फे के दौरान, पॉज के दौरान आगे निगोसिएशंस पर बातचीत होगी। हमास के एक अफसर ने कहा है कि उन्होंने तजवीज़ का अच्छा जवाब दिया, लेकिन उन्होंने इसकी तफसील नहीं दी कि जवाब क्या दिया। दोनों तरफ के ऑफिसर्स के नाम सामने नहीं आई। नाम छुपाने की शर्त पर मीडिया से बात की उन लोगों ने, क्योंकि ये गुफ्तगू बंद कमरे में हो रही है। कोई नहीं चाहता कि अंदर क्या बात हुई ये बाहर आए। इसराइल ने गुज़िश्ता हफ्ता अचानक एयर स्ट्राइक्स करके कई फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया और ये सिलसिला आज तक जारी है। जहाँ तक अपडेट्स की बात है, 20 से ज़्यादा आज सुबह से शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीनी। इससे पहले से चला आ रहा सीज फायर ख़त्म हो गया था जब से इसराइल ने वापस हमले शुरू किए। हमास का कहना है कि जो 59 होस्टेजेस हैं उसके पास बचे हुए, जिनमें से 24 जिंदा होने का अंदाज़ा है, उन्हें सिर्फ इस शर्त पर रिहा किया जाएगा कि इसराइल कई फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करे, सीज फायर के सेकेंड फेज़ का ऐलान करे और अपनी फ़ौज वापस बुलाए। तो अभी भी हमास की क्या शर्तें हैं इनमें से जो मिस्र को दी हैं वो नहीं पता। ये तो उसकी शर्तें चली आ रही हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये अच्छी बात है कि मिस्र ने एक नया प्रपोज़ल पेश किया है और हमास उस पर अग्री है। अगर इजराइल अग्री होता है तो फिर जंग रुक जाएगी। बढ़ते हैं आगे। अब बात ईरान की दिफाई ताकत, यानी कि उसकी डिफेंस पावर की, जिसके बारे में कहा गया है कि मुकम्मल तौर पर इंडिजिनस है, घरेलू लेवल पर तैयारी हुई, देसी है और दुश्मनों को दूर से निशाना बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये IEI का बयान है। ईरान इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज IEI के CEO ब्रिगेडियर जनरल आमिर रास्तेगारी का कहना है कि मुल्क की फ़ौज और दिफाई ताकत मुकम्मल तौर पर देसी तौर पर तैयार की गई है। ईरान 90% से ज़्यादा अपने डिफेंस सिस्टम्स और असलहा खुद डिज़ाइन और तैयार करता है। क्या बात है। इसमें स्पेस, हवा, समंदर, ज़मीन और सबमरीन टेक्नोलॉजी भी शामिल है। ईरान से अरब ममालिक को इबरत लेनी चाहिए। अपना माल हो तो दूसरे का प्रेशर कम होता है। 7,000 से ज़्यादा दिफाई सिस्टम्स ईरान आर्म्ड फोर्सेस को फराहम किए गए हैं। ईरान ने मुकम्मल तौर पर अपने बनाए हुए जहाज़ और वॉरशिप्स तैयार किए हैं, जिनमें एक डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर शिप, जिसका नाम है देना भी शामिल है। देना क्या लेता देता है आई डोंट नो, जो ये 2022 से लेकर अब तक 55,000 किलोमीटर का सफ़र कर चुका है। इट मीन्स कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। ईरान को भरोसा है। जनरल रस्तेगारी ने कहा कि ईरान की दिफाई टेक्नोलॉजी पाबंदियों और मुख्तलिफ रुकावटों के बावजूद मुसलसल तरक्की कर रही है। ईरान अपनी मिसाइल और दिफाई ताकत को मज़ीद मजबूत बनाने में हिचकिचाएगा बिल्कुल नहीं। हम करते रहेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। ईरानी ऑफिशियल्स का कहना है कि ईरान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, दिफाई सलाहियत है, वो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए है और ये किसी भी तरीके से मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होगी। हाँ, ये तब होती जब हम किसी पर हमला कर रहे होते, ये ऑफेंसिव होती ना, ये डिफेंसिव है, तो हम दबेंगे नहीं। बात मिस्र की। मिस्र में कुछ गड़बड़ है।
मिस्री डिफेंस मिनिस्टर ने फौज को मजबूती बरकरार रखने का हुक्म दिया है। एयर डिफेंस फोर्सेस को भी हर वक्त तैयार रहने को कहा गया। क्या हो रहा है, इसकी क्या वजह है? क्या कोई हमले का इनपुट है मिस्र पर? ये फिलहाल कोई नहीं जानता। मिस्र के डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अब्दुल मजीद सक्र। इन्होंने मुल्क की एयर डिफेंस फोर्सेस से कहा है कि वो ट्रेनिंग को और बेहतर बनाएं और हर वक्त तैयार रहें। एयर डिफेंस फोर्सेस से कहा है हर वक्त तैयार रहें। उन्होंने ये भी कहा है कि हथियारों और इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी को बेहतर करना ज़रूरी है ताकि वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकें। डिफेंस मिनिस्टर सक्र ने यह भी कहा कि फ़ौज को नए और बेहतरीन सिस्टम से लैस किया जा रहा है ताकि वो अपने मिशंस को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। अच्छा, जब कोई बड़ा मिनिस्टर, जब डिफेंस मिनिस्टर फ़ौज के तमाम लोगों को, तमाम विंग्स को बुलाए तो दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन मिस्र ने इसके लिए इफ्तार पार्टी रखी और वहाँ सबको बुलाया था। और वहाँ क्या क्या बातें हुई, ये तो बयान वो था जो दुनिया को दे दिया, लेकिन कुछ और बातें भी हुई। खैर, उन्होंने इलाकाई सूरत हाल पर भी बात की और कहा कि एक मजबूत और तैयार फ़ौज मिस्र की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। बात यमन की। गज़ा के बाद लेबनान की हिमायत में हूथीस आ गए। हूथीस के जो लीडर हैं, सुप्रीम लीडर, उनका बयान आया है कि इजरायली एग्रेशन पर खामोश हम नहीं बैठेंगे, यमन खामोश नहीं रहेगा। इजरायली आर्मी ने साउथ लेबनान और बीका रीजन में 2 बड़ी एयर स्ट्राइक्स की। 2-3 दिन से चल रही है उसकी, जब से वो रॉकेट हमला हुआ है। किसने क्या पता नहीं चला, हिजबुल्लाह ने इनकार कर दिया। तो इजराइल स्ट्राइक्स कर रहा है साउथ लेबनान में, इनमें कई सिविल एरियाज़ को निशाना बनाया गया है। इस पर ही यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट के रहनुमा सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि यमन मजबूती से लेबनान के साथ खड़ा है। अल हूती ने कहा कि यमन इस्राएली हमलों को करीबी तौर पर देख रहा है। अल हूती ने जोर दिया कि हम ज़ायनिस्ट हमलों को सिर्फ देखते नहीं रहेंगे, कुछ करेंगे भी। हिजबुल्लाह और लेबनीज़ आवाम से मुखातिब होते हुए उनका कहना था कि आप अकेले नहीं हैं, हम हर एग्रेशन के ख़िलाफ़ आपके साथ हैं। अल हूती ने यह भी तस्दीक की कि यमन लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। यानी अगर गज़ा में सीज़फायर बहाल हो भी जाए तब भी हूथीस के लेबनान के हक़ में इसराइल पर हमले जारी रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हूथीस के हमले बंद हो जाएंगे। यानी अगर सीज़फायर की बात, जैसे मैंने पहले कहा, वहाँ बन जाती है तो अब इसराइल को खदशा, अगर वो लेबनान पर जब जब स्ट्राइक करेगा, हूथीस उन पर स्ट्राइक करेंगे। इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ये कहा गया है बंद लफ्ज़ों में। आज मैंने आपको अलग अलग ममालिक की खबर सुनाई, एक के बाद एक। अब सीरिया की बारी है। सीरिया में बशर अल असद हुकूमत और IRGC के दरमियान राब्ता करने वाले अफसर गिरफ्तार हुए हैं। सीरिया के अथॉरिटीज़ ने एक ऊंचे मर्तबे के अफसर को गिरफ्तार कर लिया है जो माहिर अल असद का करीबी समझा जाता था। माहिर 4th डिवीज़न का कमांडर था और बरतरफ किए गए सदर बशर अल असद का भाई है। इल्ज़ाम है कि ये अफसर पुराने हुकूमती अफसरान और ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर्स के दरमियान राब्ते का जिम्मेदार था, एक चेन था। अल-शरा की सिक्योरिटी फोर्सेस ने असद रिजीम के बचे कुचे सोर्सेस को निशाना बनाने का अमल तेज़ कर दिया है। इसके अलावा सीरिया की अथॉरिटीज़ ने लेफ्टिनेंट कर्नल उरुवा दीब को भी गिरफ्तार किया है जो मिलिट्री सिक्योरिटी ब्रांच होम्स प्रोविंस का पुराना अफसर था असद के टाइम। उन्हें लेबनान भागने की कोशिश करते हुए वेस्टर्न अल कुसैर के टाउन अल अकराबिया में पकड़ा गया। ये भी बशर के साथी थे। अब कुछ खबरें, रैंडम खबरें, कुछ इस तरफ की भी और कुछ बाकी दुनिया की। इजराइल का जो ब्लॉकेट है गज़ा पर, जो चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है और उसके बाद जो राशन पानी नहीं जा सकता अब जो किया हुआ है 1 मार्च से, उसकी वजह से गज़ा अब एक्यूट हंगर क्राइसिस के बहुत करीब है। मतलब यूँ समझ लें कि बस ज़बरदस्त वाली भुखमरी हो सकती है। UNRWA के चीफ ने ये वार्निंग दी है कि गज़ा के हालात बेहद ख़राब हैं। अगर हमने वक्त रहते गज़ा के लिए कुछ नहीं किया तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ बहुत कुछ हो जाएगा जिसका अफसोस हम, आप और पूरी दुनिया को होगा। इसके अलावा एक ख़बर ये है, जो अल जज़ीरा की अपडेट्स हैं उनकी पल पल अपडेट्स आती हैं। फ़िलहाल ये है कि सुबह से, आज मंडे की सुबह से इसराइली हमलों में करीबन 21 फ़लस्तीनी जो हैं वो अपनी जान से गए हैं। इसमें हमास के टॉप लीडर भी शामिल हैं जिनके बारे में बताया गया कि गज़ा के निज़ाम के उन्हें अगला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, क्योंकि लास्ट प्राइम मिनिस्टर अभी 5 दिन पहले जो है वो एक एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। तो हमास के ऑफिशियल को टारगेटेड किया गया है, 21 लोग मारे गए हैं। फ़िलहाल ये वहाँ की जो है ख़बर है।
अब यूक्रेन की खबर, यूक्रेन और अमेरिका के ऑफिशियल्स के बीच सऊदी अरब में बातचीत हुई है। इसके बारे में यूक्रेन का कहना है कि बड़ी प्रोडक्टिव बातचीत थी, मतलब बड़ी अच्छी थी। प्रोडक्टिव का मतलब है जिसमें कुछ नतीजा, कुछ फल मिले। तो यूक्रेन का कहना है कि अच्छी बातचीत थी जो सऊदी अरब में हुई है, और हमने अपने कई की पॉइंट्स जो हैं अमेरिका के सामने एड्रेस किए। इसमें एनर्जी सेक्टर भी शामिल था। तो ये सारी बातें, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर है रुस्तेम यमेरोव। रशिया इस बातचीत में नहीं था चूँकि यूक्रेन था। अब क्या प्रोडक्टिव बातचीत रही होगी जिस पर यूक्रेन मुतमईन नज़र आ रहा है? अगर यूक्रेन मुतमईन है तो क्या व्लादिमीर पुतिन और रूस भी मुतमईन होगा इन सारी बातों पर? फिलहाल मैंने कल भी कहा था, सऊदी अरब एक बड़ा की प्लेयर बन रहा है। यूक्रेन और उनके लिए बातचीत होस्ट कर रहा है। रूस के लिए अमेरिका वहाँ आ रहा है मीडिएटर के तौर पर। अमेरिका देखिए मीडिएटर बना हुआ है यहाँ। अमेरिका कहीं और भी मीडिएटर बन सकता है और अच्छी बातचीत करा सकता है। सऊदी अरब भी होस्ट कर सकता है फ़लस्तीन और इसराइल की बातचीत, लेकिन नहीं हो रहा। खैर सर, बढ़ते हैं आगे। दो खबरें और हैं। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया और अमेरिका की जो जॉइंट मिलिट्री ड्रिल है उसकी मजम्मत की है, उसको एक बड़ा ख़तरा बताया है। और नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हमें ये लगता है कि ये हमारे ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है, और कहा है कि हम अपनी जो हमलावर ताकत है उसको और बढ़ाएंगे, हम अपने दुश्मनों से सख्ती से निपटेंगे। अगर हमें कोई ख़तरा होता है तो याद रखना फिर उन्हें हमेशा ख़तरे में रहना होगा। और उन्होंने कहा कि ये साउथ कोरिया और अमेरिका की जो जॉइंट ड्रिल है ये हमारे ख़िलाफ़ प्लान्ड और प्रोवोकेटिव न्यूक्लियर वॉर रिहर्सल है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है, और हम इसे बहुत बारीकी से देख रहे हैं। जापान में बड़ी आग लगी हुई है। वाइल्ड फायर्स वहाँ पर भड़की हुई, कुछ दिन पहले भी भड़की थी, फिर वहाँ आग लग गई है और हज़ारों लोगों को एवैक्यूएट करने को कहा गया है। ये 24 मार्च की खबर है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो आग बुझाने में जुटे हुए हैं। ख़ास तौर से ओकेयामा और इहिम में ये सब जो है वो आग वगैरह लगी हुई है। 2800 लोग यहाँ पर रहते हैं जिन्हें उनके घर छोड़ने को कहा गया है किसी महफूज जगह पर चले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस शो आप देख रहे थे। आज़ाद बुल इंडिया आप ही का चैनल है। अगर अब तक ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं।